नमस्कार प्रिय छात्राओं। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर धर्मा यादव और आज हम आपके सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र की बात करेंगे जो कि बीए प्रथम वर्ष की सभी छात्राएं, चाहे वो कला से हो, विज्ञान या वाणिज्य से, कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स की फर्स्ट ईयर की सभी छात्राओं के लिए यह जनरल पेपर है और इसमें जो गद्य भाग है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी और आज हम चर्चा करेंगे इसके गद्य भाग की। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पाठ्यक्रम में दो किताबें हैं और आधा भाग जो है वो हिंदी व्याकरण का है। किताबों में एक गद्य की है, एक पद्य की, जिनमें से आपके 10 10 अंक दोनों किताबों के व्याख्या के लिए है और 15-15 अंक दोनों किताबों से प्रश्नों के लिए हैं। तो गद्य भाग की हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें से आपके जो भी पाठ हम पढ़ेंगे उनमें से 5-5 नंबर की दो व्याख्या आएंगी और विकल्प भी उसमें आपको दिया जाएगा और साथ ही आलोचनात्मक प्रश्न इन्हीं पाठों से आपसे पूछा जाएगा, जिनमें 7.5 नंबर के दो प्रश्न होंगे। मतलब दो प्रश्न आपके गद्य में से, दो प्रश्न आपके पद्य में से। तो गद्य में आपके पाठ दिए हुए हैं और 8 ये अध्याय हैं, अलग अलग विषयों से संबंधित है। एक कहानी है और दो हैं कहानियां, एक प्रेमचंद की, एक विजयदान देथा की, सिकंदर और कौवा। और प्रेमचंद की कहानी है बड़े भाई साहब। एक संस्मरण है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, 42 के ज्वार की उन लहरों में। और रेखा चित्र है रामवृक्ष बेनीपुरी का रजिया। विज्ञान से एक निबंध है गुणाकर मुले का, शनि सबसे सुंदर ग्रह। निबंध है अगरचंद नाहटा का, राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर। इसी के साथ एक व्यंग्य है शरद जोशी का, जीप पर सवार इल्लियां। पर्यावरण से संबंधित एक पाठ भी आपके इसमें है। अनुपम मिश्र का पाठ है आज भी खरे हैं तालाब। तो ये आपका पाठ्यक्रम है गद्य का। गद्य की हम आज बात करने वाले हैं और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी की कहानी बड़े भाई साहब। प्रसिद्ध रचनाकार हिंदी के प्रेमचंद की यह कहानी है और आपने ये कहानी पढ़ी होगी, हो सकता है, और साथ ही प्रेमचंद की कोई ना कोई कहानी तो आपने अवश्य पढ़ी होगी, चाहे आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं या साइंस के। बचपन में या हो सकता है कि विद्यालय में आपके हिंदी के पाठ्यक्रम में आपने कोई ऐसी कहानी पढ़ी हो। इसी तरह की रोचक कहानी है ये बड़े भाई साहब। कहानी आपको पीपीटी के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। पूरी कहानी मैंने इसमें दी है, अगर आपके पास पुस्तक है तो आप उससे पढ़िए, अन्यथा आप पीपीटी से भी पढ़ सकते हैं। कहानी का सार मैं आपके साथ यहाँ साझा करूंगी, लेकिन कहानी को पढ़ते वक्त आपको, हर पाठ को पढ़ते वक्त मैं ये कहूँगी ध्यान रखना है कि पाठ कहाँ से शुरू हुआ, क्या क्या इसके पैराग्राफ में किन किन बातों पर रचनाकार मुख्य रूप से जोर देता है। जैसे व्याख्या के लिए कोई भी पैराग्राफ आपका ले लिया जाता है तो आपको उसके पहले का कथानक पता होना चाहिए ताकि आप प्रसंग लिख सकें कि कौन किसके साथ संवाद कर रहा है, किसकी बातचीत चल रही है या इससे पहले का घटनाक्रम क्या है। तो इसके लिए पूरा पाठ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा, आपके जो प्रश्न आते हैं वो भी आपके इन पाठों में से ही आएंगे। आप अन्य सहायक पुस्तकें पढ़ेंगे, लेकिन जब तक आप पूरे पाठ नहीं पढ़ते हैं तब तक आपको वो कहानी समझ में नहीं आती है और फिर आपको रटना पड़ता है। तो परीक्षा में थोड़ी कम मेहनत के साथ भी अगर अच्छे अंक, क्योंकि ये अनिवार्य विषय है, अधिकतर बच्चों को दिमाग में यही रहता है कि हमें सिर्फ पास करना है, लेकिन आप अपने मुख्य विषयों के साथ इनको भी अगर रोचक ढंग से पढ़ना चाहते हैं और बहुत अधिक मेहनत ना करते हुए आपको लगेगा कि साहित्य पढ़ते हुए आप अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप पूरे पाठ को ध्यान से पढ़ें और इन वीडियो को ध्यान से सुने, और आपको ज़रूरी लगे तो आप कहीं कहीं नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं इस कहानी पर। बड़े भाई साहब कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित है और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेमचंद की सभी कहानियों में कोई ना कोई शिक्षा अवश्य छुपी होती है। उन्होंने अपने कहानियों के माध्यम से किसी न किसी समस्या पर प्रहार किया है
और यहाँ जो बड़े भाई साहब हैं वो समाज में व्याप्त हो रहे कर्तव्यों के एहसास को दोबारा जीवित करने का प्रयास करते हैं। इस कहानी में बड़े भाई साहब अपने कर्तव्यों को संभालते हुए अपने भाई के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। उनकी उम्र इतनी नहीं है जितनी उनकी जिम्मेदारियां हैं, और ये आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 5 साल बड़े हैं भाई साहब, और कक्षा में वो 3 दर्जे आगे, मतलब 3 क्लास उससे आगे हैं। दोनों भाई छात्रावास पे रहते हैं, साथ पढ़ते हैं। और बड़े भाई को चूंकि ये लगता है कि उसकी जिम्मेदारी है कि अपने छोटे भाई को वो सही मार्ग दिखाए, अपने छोटे भाई को वो उचित अनुचित का पाठ पढ़ाए, तो इसके लिए वो निरंतर प्रयत्नशील रहता है। बड़े भाई साहब स्वयं अपने बचपन की तिलांजलि देते हुए अपने छोटे भाई को बार बार यह एहसास कराते हैं कि वो जिम्मेदारी से रहे और अपने अध्ययन की ओर ध्यान दे। और यही आदर्श जो है बड़े भाई को छोटे भाई के सामने और भी ऊंचा बना देते हैं। यह कहानी सीख देती है कि मनुष्य उम्र से नहीं, अपने किए गए कामों और कर्तव्यों से बड़ा होता है। और इसका उल्लेख आपको कई जगह मिलेगा जहाँ बड़े भाई साहब कहते भी हैं कि तुम किताबें पढ़ के ही तुम अपना सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। व्यवहारिक ज्ञान आपको अपनी उम्र के हिसाब से आता है। उनका ये मानना है कि अनुभव जो है वो भी एक तरह की शिक्षा है, और वो मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा अनुभव है, तो हर बार उसको समझाते हैं कि तुम घमंड मत करो, और तुमने अगर अच्छे अंक प्राप्त किए हैं तो उस पर तुम इतना घमंड मत करो कि तुम पढ़ना ही छोड़ दो। तो बार बार उसको सचेत करते रहते हैं बड़े भाई साहब कि छोटा भाई अपने मार्ग से भटके नहीं और पढ़ता रहे। साथ ही उनको ये भी लगता है कि अ, जब वो बार बार फेल हो जाते हैं और भाई हमेशा अव्वल दर्जे से पास होता है, तो कहीं ना कहीं मन में ये बात आती है कि भाई की दृष्टि में मेरा जो सम्मान है वो कहीं कम ना हो। तो उसको बनाए रखने के लिए भी बड़े भाई साहब निरंतर ये कहते रहते हैं कि भले ही तुम ऊंची कक्षा में आ जाओ, लेकिन जो व्यवहारिक ज्ञान है वो हमेशा मेरा अधिक रहेगा। और इसका उदाहरण देने के लिए वो अपने माता पिता और अपने गुरुजी के उदाहरण भी देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। पहली कक्षा में ऐसा हुआ, अगली बार फिर से भाई साहब फेल हो जाते हैं और जो छोटा भाई है वो पास हो जाता है। तो इसी तरह से ये क्रम चलता है, लेकिन भाई साहब को कहीं ना कहीं आत्मसम्मान को ठेस भी पहुंचती है। तो वो कहते हैं कि मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 8 हेनरी हो गुजरे हैं, कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, सफाचट। सिफर भी न आएगा, जीरो। जीरो को सिफर कहते हैं। आ, हो किस ख्याल में, दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चारुम पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। इतिहास में जो राजा के नाम के साथ प्रथम द्वितीय तृतीय लगता है, उसके विषय में यहाँ भाई साहब अपने भाई को समझाते हैं कि तुम ये मत समझो कि तुमने ये कक्षा पास कर ली तो तुम हमेशा ही प्रथम श्रेणी से पास होते रहोगे। जब तुम मेरी कक्षा में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि जो पढ़ाई है वो इतनी आसान नहीं है। इस तरह से वो अपने भाई को समझाते हैं। बड़े भाई साहब हालांकि अध्ययनशील हैं, हमेशा किताब खोले बैठे रहते हैं, लेकिन समय काटने के लिए वो कॉपियों पर तथा किताब के हाशियों पर चित्र बनाया करते हैं और एक ही चीज को वो बार बार लिखते रहते हैं। तो अध्ययन की दृष्टि से अगर देखें तो रचनाकार ये कहना भी चाहता है कि भाई साहब का हो सकता है कि पढ़ने में इतना मन ना लगता हो, या परिश्रम करने के बावजूद उनके अच्छे अंक नहीं आते, मतलब बौद्धिक दृष्टि से या पढ़ने के नजरिए से वो इतने होशियार नहीं थे, लेकिन अपने भाई के प्रति और अपने अनुभव के प्रति वो सचेत रहते हैं।
ये बार बार इसमें दिखाया है। और अपने भाई को समझाते हुए कहते भी हैं कि पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, इसके लिए दिन रात आंख फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब जाकर ये समझ में आती है। अगर तुम्हें इसी तरह खेलकर अपना समय गंवाना है तो बेहतर है कि घर चले जाओ। बार बार अपने भाई को पढ़ने के लिए समझाते रहो। हो सकता है इसी का नतीजा हो कि भाई जो है वो हमेशा अव्वल दर्जे से पास होता है। अगली बार फिर एग्जाम होते हैं, फिर इम्तहान हुआ और ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। और ऐसा होता भी है, कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन बहुत अच्छे अंक ले आते हैं, और कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन इतने अच्छे नंबर उनके नहीं आते। और ऐसा ही यहाँ पे दोनों भाइयों के साथ भी होता है। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक। स्कूल जाने के पहले उनकी मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। अब मेरे और भाई साहब के बीच में केवल एक दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है, उस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। तो लेखक भी, जो छोटा भाई है, वो भी ये बात स्वीकार करता है कि भाई साहब जो हैं वो उसके भले के लिए ही कहते हैं। तो इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और कुछ ऐसा होता है जिसमें बड़े भाई साहब का जो प्रेम है, उनका जो बचपन है, वो लेखक को नजर आता है। कहीं ना कहीं वो उनके प्रति एक इस तरह की भावना रखने लगता है लेखक कि ये चिढ़ते हैं मुझसे, मैं हमेशा अच्छे नंबर लाता हूँ, अच्छी श्रेणी से पास होता हूँ, तो इनको चिढ़ है मुझसे, इसलिए मुझे बार बार डांटते रहते हैं। तो लेकिन भाई साहब समझाते भी हैं कि अ, इस तरह की बातें कि मैं जो कहता हूँ वो तुम्हारे हित के लिए ही है। लेकिन फिर भी फिर कुछ इस तरह की घटना घटित होती है कि दोनों भाइयों का जो प्रेम है वो नजर आता है। एक दिन संध्या समय लेखक हॉस्टल से दूर कनकौवा लूटने के लिए दौड़े जा रहे थे, तभी उनकी मुठभेड़ बड़े भाई से हो गई। कहानी इस तरह आगे बढ़ती है। और तो भाई साहब को जब पता चला कि ये पतंग लूटने के लिए भागा जा रहा है तो बड़े ही गुस्से में उन्होंने लेखक का हाथ पकड़ लिया और गुस्सा होकर बोले कि तुम 8वीं कक्षा में भी आकर ये काम कर रहे हो। एक जमाने में 8वीं पास करके नायाब तहसीलदार हो जाते थे। कई लीडर और समाचार पत्रों के संपादक भी 8वीं पास हैं, परंतु तुम इसे महत्व नहीं देते हो। उन्होंने लेखक को तजुर्बे का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा कि भले ही तुम मेरे से कक्षा में कितने भी आगे निकल जाओ, फिर भी मेरा जो तजुर्बा है तुमसे ज्यादा रहेगा और तुम्हें समझाने का अधिकार भी। उन्होंने लेखक को अम्मा दादा का उदाहरण देते हुए कहा कि भले ही हम बहुत पढ़ लिख जाएं, परंतु उनके तजुर्बे की बराबरी नहीं कर सकते। वे बीमारी से लेकर घर के काम काज तक में हमारे से ज्यादा अनुभव रखते हैं। इन बातों को सुनकर लेखक उनके आगे नतमस्तक हो गए और उन्हें अपनी लघुता का अनुभव हुआ। इतने में ही एक कनकौवा अर्थात पतंग उड़ता हुआ आया और जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिए। साथ ही बड़े भाई साहब का चरित्र चित्रण भी आप, इसका प्रश्न है वो अपने रजिस्टर में कर सकते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।